नमस्कार। आज हम लोग भाई बहन जो कि एमपी बोर्ड कक्षा 6 चैप्टर 3 है। यह रचना सत्यवती मलिक जी की है और यह भाई बहन के स्नेह और उसकी प्रेम की बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ेंगे, साथ साथ समझेंगे कि भाई बहन जो पाठ है वो क्या कहना चाहता है। और यह हमारे आपके और भाई बहन के प्रेम को बड़ा ही अच्छे ढंग से सत्यवती मलिक जी ने इसे रचित किया है। तो चलिए पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। माँ माँ हाय, माँ हाय। एक बार दो बार पर तीसरी बार बेटे की हाय हाय की करुण पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सकी। कार्बन पेपर और कॉपी वहीं कुर्सी पर पटक कर शीघ्र ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुचकार कर, एक बच्चा जो रोता है तो उसकी माँ कैसे उसको पुचकारती है, उसको प्यार करती है, दुलारती है। पुचकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते हैं। मतलब निर्मला अपने बेटे को, कमल को कह रही है कि ऐसे नहीं रोना है। आगे देखिए। तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है और उसने मेरी सारी कमीज छींटे डालकर गीली क्यों कर दी। स्नानागार में अभी भी पतली सी आवाज़ निर्मला गुनगुना रही थी, एक लड़का था वह रोता था। और भाई बहन का जो प्रेम होता है वह दर्शा भी देता है कि एक लड़का था रोता रहता था। मतलब वो चिढ़ाने की भावना है, लेकिन वह तो प्रेम की भावना है, एक भाई बहन की प्रेम को बरताता है। बड़ा दुष्ट लड़की है, नहाकर बाहर निकलो तो सही ऐसी पिटाई करूंगी कि वह भी जाने। माँ ने यह आश्वासन पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया। मतलब आप भी देखते होइएगा, आपके भी घर में जब कोई घटनाएं घट जाती है और वह छोटा सा बालक अपने माँ को कंप्लेन करता है और माँ कहती है कि अच्छा उसको हम बताएंगे, तो कैसे वो मान जाता है। न जाने कितनी मंगल कामना और भावना और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है। हल्के नीले, सुनहरे और गहरे लाल रंग की रेशम के तारों के साथ साथ न जाने कितनी मीठी स्मृति भी उनके अंतःस्थल में उठकर बंधी सी जा रही है। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले, मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रहे थे। कभी ऐसा भी लगने लगा मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर। हंसकर बोल उठे, सावित्री सावित्री की आंखों में प्रेम आंसू छलक उठते हैं। तितली का पंख काढ़ा जा चुका है, किंतु दूसरा आरंभ करने से पूर्व ही कमल की सिसकियां और आंसू ने सावित्री को वहां से उठने को विवश कर दिया। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती है क्या? इतनी बड़ी हो गई है कमल, जिससे तुम 4 वर्ष छोटा है, किसी भी चीज़ को उसे छूने तक नहीं देती है। हर घड़ी बेचारा रोता रहता है। अगर उसने तेरी पेंसिल बॉक्स को तनिक देख लिया तो क्या हो गया। निर्मला सिर नीचा करके मुस्काती है और जब कंप्लेन होता है तो क्या करती है, मुस्का रही है अपने भाई के इस बातों को देखकर कि अगर हम उसे पेंसिल दे देते तो क्या होता। यह देखकर माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। और यह तो ममता वाली बात है। भाई बहन
और एक माँ के प्रेम को दिखा रहा है। ऊंचे स्वर में कहना शुरू करती है, रानी जी, बड़े होने पर पता चलेगा जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। मतलब यह बताना चाहता है इस कहानी के माध्यम से कि भाई बहन कभी साथ नहीं रहते हैं और उसे क्या पता कि भाई का प्रेम क्या होता है, और यह तरसते हैं। भाई इसकी सूरत को भी देखने के लिए तरस जाओगी, क्योंकि भाई बहन एक साथ नहीं रहते हैं। माँ की झिकियों से बालिका के नन्हे मस्तिष्क में उलझन सी डाल दी। विस्मित से होकर केवल माँ के क्रुद्ध चेहरे की ओर एक गंभीर कोताहलपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। आखिर माँ ने क्या बोल दिया, क्यों ऐसी बोली? करीब आधे घंटे बाद किंचित उदास और मुख लिए निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चल गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक सराहनीय प्रतीत होने लगी। सहसा उसे याद आने लगा बहुत वर्ष पहले की बात है। वह नरेंद्र से क्यों रूठ गया? छी, एक चुस्सी बात के लिए, एकदम तुच्छ मतलब छोटा सी बात के लिए जानबे करते हैं। आपके भी घर में, हमारे भी घर में बहन का प्रेम है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं। यही तो बताना चाह रहा है। तुच्छ सी बात मतलब एक छोटी सी बात, उन दिनों उसी तुच्छ निष्कृष्ट जरा सी बात के लिए उतना उग्र क्यों धारण कर लिया था, जिसके कारण भाई बहन के ने आपस में पूरे 1 महीने तक बात नहीं किए। आप भी देखते हो, या कभी झगड़ा हो जाता है तो भाई बहन से हम लोग बातचीत करना छोड़ देते हैं। एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी प्रफुल्लित हो उठी जब उसे स्मरण हो गया नरेंद्र का एक दिन रात एक नए रिकॉर्डर लाकर ग्रामोफोन पर बजाया और एक दोस्त ने दूरबीन मांगकर आते जाते बहन को कमरे की ओर झांकता और जानना चाहता कि इन दोनों चीज़ों का प्रभाव उसके बहन पर पड़ता है या नहीं। उसे यह याद करके खूब हंसी आई जब उसे आई तब वह कैसे मौन धारण किए हुए मिठाई की तसरी नरेंद्र के कमरे में रख आती थी। रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में डालते काटते हुए सावित्री के मन में ही मन प्रतिज्ञा की अब से वह बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना चाहेगी। इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कोई आरोप कमल की ओर से मौजूद थे। निर्मला मुझे अपने साथ नहीं चलने देती है, पीछे छोड़ आती है। मामला कुछ गंभीर था और दिन होता तो शायद निर्मला इन शरारतों को सावित्री हंसकर समझकर टाल देती, परंतु यह उदंत लड़की सवेरे से ही उसके प्रिय तथा आवश्यक कार्यों को बार बार बाधा डाल रही थी। वो हल्की चपत निर्मला को लगाते हुए माँ ने डांट कर कहा, मतलब अपने बेटी को पीट दिया, बस कल ही स्कूल से तेरा नाम कटवा दूंगी। यह सब तेरे साहबी स्कूल की शिक्षा का नतीजा है। जरा सी लड़की ने घर भर में आफत मचा रखी है। अभी से भाई बहन की शकल सूरत नहीं भाती है, बड़े होने पर न जाने क्या क्या करेगी। फिर थाली में पूरी तरकारी डालकर बच्चों के आगे रखकर जरा धीमे स्वर में कहा, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहन को भी कभी तंग नहीं करती थी, कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं करती थी, किंतु यह बात कहने के भीतर सावित्री को कुछ झिझक सी आ गई। मतलब अपने बेटी को मारने के बाद समझाया जाता है कि देखो तुम्हारा ही ना भाई है, तुम्हारे लिए ही नहीं करता है, तुम तो सियानी हो, काहे इसे कर रही हो। मतलब एक प्रेम बता रही है। हम दोनों सीता के घर जुलूस देखेंगे। माँ, अच्छा, कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाही। नहीं जी, क्या अपने घर में दिखाई नहीं पड़ता है? माँ ने देखा दरवाजे की ओट से निर्मला खड़ी थी। कैसे चालाक लड़की है, इस गरीब को आगे करती है जब कुछ कहना होता है तो। मतलब उस छोटे से बच्चे को आगे कर देती है और तब क्या होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है।
जाओ, जाना है तो जाओ, सावित्री ने झुंझलाकर उत्तर दिया। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकल गया। पल भर के लिए चौक पर सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सावित्री का ध्यान कभी काले हरे रंग के वस्त्रों पहने जनसमूह की ओर, तो कभी जुलूस के कारण रुकी हुई मोटर गाड़ियों पर व्यक्तियों की ओर अनायास ही खींच रहा था। उधर बालिका निर्मला के होश हवास एकाएक गुम हो गए। जब जल्दी से वापस लौट कर आते ही उसे सारे घर में कमल की परछाई तक नजर न आई। व्याकुल सी हो वह कमरे से दूसरे में और फिर तीसरे में पंखहीन पक्षी की तरह नाई फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे अब कुछ सुनसुना प्रतीत नहीं हो रहा था। वह माँ से कई बार छोटे बच्चों की भीड़ भाड़ में खो जाने की हाल चाल सुनती थी। आह, उसका भाई कमल क्या करे। नीचे की सड़क पर भांति भांति रंग बिरंगे खिलौने, नए नए कपड़े, गुब्बारे, कागज के पतंग, विभिन्न प्रकार के सुर निकलने वाले बाजे बजाकर बेचने वाले ने बाल जगत के प्रति सम्मोहन का जाल बिछेर दिया। और कुछ ही देर में मानो नेपथ में डमडमाकर ढोलक बजाने की ध्वनि बजती आ रही थी। निर्मला इन सब चित्कारक चीज़ों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ की चीरती हुई वेगपूर्वक भागती भागती सीता के घर भी हो आई, पर कमल वहाँ नहीं था। रोते रोते, क्योंकि कमल उसका भाई है और वह खो गया है। क्यों? मुहर्रम के जुलूस में। और एक बच्चा जब खो जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसके परिवार में किस तरह की एक माहौल है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है लेखक के द्वारा। रोते रोते निर्मला की आंख सूज आई है, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया है। आखिर वह हिचकियाँ लेते हुए रूधे गले में माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, माँ, कमल तो सीता के घर भी नहीं है। सावित्री का तन बदन एक बार कांप उठता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। क्षण भर में भीड़ मोटर गाड़ियों के भय से यह अनिष्ट आशंका उसकी आंखों में घूमती है और वह अपने भीरू लड़के की नस से परिचित थी। उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर कहीं न कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा नौकर के साथ जुलूस देखकर आ रहा होगा। फिर भी उसने फूट फूट कर रोने लगी। माँ का तो ही दिल है, बेटा नहीं मिल रहा है तो माँ का दिल तो पसीजेगा ही। और पसीज कर वह रोने लगी, कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ है। निर्मला का हृदय से नहीं और वह धीरज बांधना बल्कि आश्चर्यचकित हो गई। आश्वासन का एक शब्द तक उसे कहे बिना मानो वह अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न कर रही थी। रह रहकर नूतन अभिवृत्तियों के मन में होने लगी। तुझे भी कहीं अधिक भला माँ के दिल से ज़्यादा किसी और को कमल की चिंता हो रही थी और वह निर्मला को रात दिन कमल को सताती है, रात दिन झगड़ा करती है। लेकिन आज उसका जब भाई खो गया है जुलूस में, उस मुहर्रम के जुलूस में, तो वह उसकी वेदनाएं, उसकी जो अंदर की ममता है वह जाग गई है। जुलूस समाप्त हो गया। क्रमशः दर्शकों के झुंड में छिन भिन होने लगे। मोटरसाइकिल का धड़ाधड़ आना जाना पूर्वत जारी हो गया और सामने फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। सीढ़ियों से फिर सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। सावित्री ने देखी तो मंत्र मुग्ध हो गई। कमल को भुजा पास में बांधे निर्मला दुगुने वेग से रो रही थी। उसने कमल को गुलाबी गाल मोटे मोटे आंसुओं से भीग रहे थे। वह बार बार कमल का मुख चूम रही थी कि मेरे भाई तुम कहाँ चले गए थे, पगले तू कहाँ चले गए थे, तुम क्यों चले गए थे। सावित्री का हृदय उमड़ गया। पुनीत प्रेम के इस दृश्य को देखकर एक आनंद की धारा उसके अंतः स्थल में बहने लगी। झरते हुए आंसुओं के साथ उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और कहा, बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, बहन को प्यार करो, देखो वह तुम्हारी खातिर कितनी रोई। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोला उठा। तुम क्यों रोए थे, जो माँ ने कौतूहल पर पूछा। मुझे दीदी की याद आ रही थी इसलिए मैं रो रहा था। इस तरह से यह कहानी
भाई बहन के प्रेम की कहानी